Assalamualaikum class. I am your chemistry teacher Faika, and today we are going to start our first chapter of second year chemistry, that is classification of modern periodic table. This is our lecture number 1. So let's start. What is periodic table? Periodic table basically the table which shows all the elements which are known in the universe. जितने भी आज तक elements और भी elements जाने जा चुके हैं यानी कि डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जब periodic table बना था तब तक जितने भी elements डिस्कवर हुए थे वो सारे के सारे उस periodic table में अरेंज करके उनको रख दिया गया है. ऑर्गेनाइजेज द एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर इनको अरेंज किया गया है. एलिमेंट्स को इस तरह से एलिमेंट की अरेंजमेंट की गई है कि उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं या एक दूसरे से मैच होती हैं. नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर को देख लेते हैं कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर दूसरी डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एटॉमिक नंबर. अब न्यूक्लियस क्या होता है? ये एटम का, हर एटम का अपना न्यूक्लियस होता है. उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. और शेल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दी शेल्स. दीज आर दी शेल्स. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन. अब हम क्या कह रहे हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का नंबर. तो किसी भी एटम का नंबर कहाँ से आ सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर. उस एटॉमिक नंबर के यानी कि कोई एलिमेंट है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर कुछ भी है, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी एटॉमिक नंबर. हाउ डू यू रीड द पीरियोडिक टेबल? कैसे रीड करेंगे पीरियोडिक टेबल को? रीड करने का तरीका क्या है देख लेते हैं. दिस इज द सिंबल कार्बन. किसका सिंबल है? कार्बन का. दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन. ये इसका नाम है कार्बन का. एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? दैट इज 6. and atomic mass of carbon is 12.01 which is approximately equal to 12. एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास एक ही बात है. मास कह लें या वेट कह लें, दोनों सेम थिंग्स. तो क्या है इसका, किस तरह से रीड करेंगे? अगर आपके पास कोई एलिमेंट आ जाता है, ये उसका सिंबल होगा. दिस इज द नेम ऑफ द एलिमेंट. दिस इज द एटॉमिक नंबर. आपको कैसे दिया गया होता है? पीरियोडिक टेबल में आपने एलिमेंट्स देखे होंगे, इस तरह से एलिमेंट प्रेजेंट होता है. ऊपर क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक मासेस. मोस्टली इसी तरह से मेंशन होता है कि नीचे एटॉमिक वेट होगा और ऊपर एटॉमिक नंबर होगा. वे ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट. अब हमें कैसे फाइंड करने हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स? वैसे तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर हमें कहा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन किसी भी एलिमेंट में, आपको कहा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. अभी हमने पीछे एटॉमिक नंबर की भी डेफिनेशन देखी, तो उसमें क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल थे एटॉमिक नंबर के, यानी एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह रहे थे, तो दीज आर इक्वल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये भी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपसे कहा जाए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर. जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा. बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द वे of finding number of neutron is that atomic mass minus atomic number. atomic mass जितना भी होगा उस एलिमेंट का, उसमें से माइनस करवा देंगे एटॉमिक नंबर को, उसके एटॉमिक नंबर को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करवाएंगे एटॉमिक वेट में से, तो वो क्या आ जाएगा इनके, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट. यानी यहाँ हमने पीछे कार्बन लिया था, अब ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हमने इसको कह दिया एक्स. एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट. ये क्या है? ए क्या डिनोट करता है? मास नंबर
दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे प्लस कर देंगे उनमें न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, मास नंबर आ जाएगा। देन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर हम नीचे पढ़ के आ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे की गई है, क्लासिफाई कैसे किया गया है एलिमेंट्स को, क्यों रखा गया है ऐसे, जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं तो ऐसा क्यों है कि उनको यूं रखा गया है कि हाइड्रोजन को पहले रखा गया, फिर लिथियम, सोडियम, इस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन, और फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक भी कह दिया गया। तो ऐसा क्यों है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या ऐसी क्या बात है कि उनको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, तो ये देख लेते हैं। दी अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी उनको इस तरह अरेंज किया गया एलिमेंट को कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, एक दूसरे से मिलती हैं, सेम बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकती, एक दूसरे से सिमिलर हैं यानी मिलती हैं, तो इसलिए उनको अरेंज किया गया है, इस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट्स की कि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। The classification of similar elements into groups makes the study of elements easier. अब जब अरेंज कर दिया गया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, एलिमेंट्स की स्टडी इजी हो गई हमारे लिए। अगर हमें कोई एलिमेंट देखना है, हमें किसी एलिमेंट को स्टडी करना पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा उसके आसपास के एलिमेंट्स के बारे में हम नो हाउ हम रखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि अब जो सेंट्रल हमें जिस एलिमेंट पे अपनी डिस्कवर करना है, जिस एलिमेंट को यानी कि जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, तो आसपास जैसे ये एलिमेंट है हमारे पास, इसका साथ वाला ये है और दूसरा इस साइड वाला ये है। अब ये हम ऑब्जर्व करें, इसको मैं कह देती हूँ व्हाटएवर, ए कह दिया मैंने। जब हमें इनकी और इनकी आसपास वालों की प्रॉपर्टीज पता होंगी, तो इसका मतलब ये अरेंज हुए हुए एक ही मैनर में, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी इन दोनों से सिमिलर होंगी। इन्हीं बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट्स की। There are about 114 different elements known so far. इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन आपकी बुक में 114 एलिमेंट्स लिखे गए हैं। ऐसे क्यों है कि इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, इसलिए है कि जब तक दुनिया है एलिमेंट्स तो डिस्कवर होते ही रहेंगे, जैसे जैसे लाइफ आगे जा रही है न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जितने आपके पास मौजूद हैं बुक में, दे आर 114। Around the year 1800 only 30 elements were known. 1800 तक, सन 1800 तक कितने एलिमेंट्स थे, सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही जाने जाते थे। उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल बना तो उसमें कितने आ गए, 114 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। Scientists started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study the elements. यानी साइंटिस्ट ने फिर स्टार्ट किया कि अब वो देखें, उन प्रॉपर्टीज को देखना स्टार्ट किया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, क्या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं और कौन से एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं। तो फिर उनको उन्होंने, जब 30 एलिमेंट्स थे, जब तक इससे पहले की और उसके बाद की बात की जा रही है, जब 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो फिर साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया कि अब स्टडी स्टार्ट कर दी, एलिमेंट्स पे डिस्कवरी स्टार्ट कर दी, तो हमारे पास 114 डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए। अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अर्ली अटेम्प्ट्स का मतलब यानी कि पहली ट्रायल्स। अर्ली अटेम्प्ट्स का मतलब होता है ट्रायल्स के, अगर हम कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं लेट्स सपोज किचन में, तो हमें कुछ नहीं बनाना आ रहा, आप क्या करेंगे, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट तो अर्ली अटेम्प्ट होगा, दूसरी दफ़ा ट्राई करेंगे, तीसरी दफ़ा ट्राई करेंगे, इस तरह से ये जो फिर आप जाके किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो ये जो आपने फर्स्ट ट्रायल्स की हैं, जितनी भी ट्रायल्स थे आपके फर्स्ट, उनको आप कहेंगे अर्ली अटेम्प्ट्स। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन जब एलिमेंट्स की जा रही थी तो उनके भी अर्ली अटेम्प्ट्स थे, यानी उनको रखा जाता था, अरेंज किया जाता था, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं सेम मिलती थी तो उनको वहां से हटा दिया जाता था। तो बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बाद हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल आया है। The earlier attempts to classify elements was grouping the then known elements about 30
into two groups called metal and non-metals. सबसे पहला काम क्या किया गया, जब 30 एलिमेंट्स थे तभी क्या किया गया, ग्रुप्स को दो एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Metals and non-metals, these are the earlier attempts. The defect in this classification was that it had no place for metalloids. अब जब फर्स्ट ट्रायल्स की गई शुरू में, जब ट्राई किया गया क्लासिफिकेशन का, पीरियोडिक टेबल की जब क्लासिफिकेशन की जा रही थी तो उसमें क्या देखा, उसमें एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. लेकिन डिफेक्ट क्या था इसका, ड्रॉबैक क्या था इस क्लासिफिकेशन का, कि उसमें मेटलॉइड्स को नहीं रखा गया. मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स. मेटल्स तो होते हैं विच आर, क्या होते हैं मेटल्स, विच कंडक्ट पॉजिटिव चार्जेस, और नॉन मेटल्स जो कि नेगेटिव चार्जेस रखते हो. लेकिन मेटलॉइड्स को नहीं रखा गया. मेटलॉइड्स को नहीं रखा गया तो इसको हम कहेंगे ये ड्रॉबैक था इस क्लासिफिकेशन का. मेटलॉइड्स होते हैं जो कि नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हो, दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स विच वर डिस्कवर्ड लेटर. पहले तो जब क्लासिफिकेशन हुई तो उसमें मेटल्स को भी रख दिया, नॉन मेटल्स को भी रख दिया. फिर जब तक 30 एलिमेंट्स थे, उसके बाद और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो मेटलॉइड्स बाद में इनकी प्रॉपर्टी, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटलॉइड होते हैं, यानी मेटल की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं, कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं. लेकिन ये जो मेटलॉइड्स एलिमेंट थे ये बाद में डिस्कवर हुए थे, जब तक कि ये 30 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हो चुकी थी. तो इसमें ड्रॉबैक ये था, अब इस क्लासिफिकेशन को तो नहीं हम आगे लेके चल सकते थे क्योंकि इसमें ड्रॉबैक ये था कि इसमें मेटलॉइड्स नहीं आ रहे थे. Later, further classification were tried out as the knowledge of elements and their properties was increased. फिर बाद में क्लासिफिकेशन को दोबारा किया गया जिसमें कि एलिमेंट की नॉलेज ज्यादा थी साइंटिस्ट के पास. सबसे पहले साइंटिस्ट थे डोबेराइनर स्ट्राइएट्स, उनके लॉ को कहते हैं डोबेराइनर स्ट्राइएट्स और उनका नाम था डोबेराइनर. इन्होंने क्या लॉ किया था, इन द ईयर 1817 a German chemist Johann Wolfgang Dobereiner observed that certain elements had similar properties that he could put them together in groups of 3 elements each. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, अब डोबेराइनर की ये डिस्कवरी थी, उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो उन्होंने ग्रुप्स बना दिए, 3 ग्रुप्स बनाए और उनको क्या कह दिया, ट्राइएड्स कहा उनको. ट्राइएड्स का मतलब होता है 3. ट्राइएड्स स्टैंड्स फॉर 3. 3 ही एलिमेंट्स थे एक ग्रुप में और 3 ही ग्रुप बनाए, यानी कि 9 एलिमेंट्स. दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड ट्राइएड्स. इनको बाद में कह दिया गया ट्राइएड्स. क्या है देख लेते हैं, ये भी डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स, उन्होंने अपना लॉ क्या दिया था वो भी देखते हैं कि क्या लॉ था. When the 3 elements in the triads are written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements. जब 3 एलिमेंट्स के ट्राइड्स को लिखते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, यानी उनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा होता है, छोटे से बढ़ रहा होता है. सबसे छोटे एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आएगा, फिर उससे बड़े एटॉमिक मास वाला, फिर उससे बड़ा. The atomic mass of the middle element, अब जो बीच में आएगा मिडल एलिमेंट होगा, बीच में आ रहा है एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास से मैच करेगा. कैसे मैच करेगा अब हम ये देख लेते हैं. यानी अगर हम इस फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास को प्लस करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, ऐड करके हम कर देंगे इसको डिवाइड 2 से. ऐसे क्यों, एवरेज कैसे निकालते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने कि अगर हमें किसी भी चीज की एवरेज निकालनी है, हमारे पास काफी सारी चीजें दे दी जाएं और हमें कहें 7 हमारे पास चीजें हैं, ठीक है, हमें कहा जाए कि इसका एवरेज निकालें. कैसे निकालेंगे, उन सारी चीजों की को प्लस करेंगे. अगर आप कुछ खरीदते हैं, सपोज आपने बिस्किट्स लिए, 5 रुपए का एक बिस्किट था, आपने लिए 7 बिस्किट्स, तो आप सबको प्लस कर देंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 7 से. क्यों 7 से डिवाइड करें, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने थे, 7. इसी तरह ये कितने क्या है, एटॉमिक मास इनके प्लस होंगे इन 2 एलिमेंट्स के जो साइड्स पर है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से. 2 से जब डिवाइड करेंगे तो जो एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट का
वही आंसर आएगा सेम। जब 2 से हमने डिवाइड किया तो इस वो आंसर और एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वुड बी सेम। यहाँ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जो ट्राइड्स दिए थे डोब्राइनर ने वो देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एटॉमिक मास लिथियम का होता है 6.9, सोडियम का होता है 23.0 एंड पोटेशियम 39.0। अब इसमें मिडल एलिमेंट कौन सा है? दिस इज द मिडल एलिमेंट, दैट इज सोडियम। हमें इसको नहीं छेड़ना, इससे हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है। अब हमारा काम किससे? लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस को हम प्लस करवाएंगे और इसको डिवाइड करवा देंगे 2 से, क्योंकि नंबर क्वांटिटी कितनी एलिमेंट्स की 2 है, इस वजह से हम इसको 2 से डिवाइड करवा रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, उसमें प्लस करवाएंगे पोटेशियम 39.0, डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 22.95, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23। जब 22.95 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो भी 23 बनता है। तो डोब्राइनर का क्या लॉ था? उन्होंने भी यही कहा था कि जब हम फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे तो वो मिडल एटॉमिक मास, मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास से मैच करेगा। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड third atomic mass is approximately equal to the middle element's atomic mass। इसी तरह से स्ट्रोंटियम को हम नहीं छेड़ेंगे। हमारा काम है कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मासेस को का एवरेज निकालना। कैसे एवरेज निकालेंगे? इसका एटॉमिक मास लेंगे 40, इसका लेंगे 137.3, इनको प्लस करवा के 2 से डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग दिस बाय 2। अब जब हम 2 से डिवाइड करवाएंगे आंसर आएगा 88.7। हमें किससे मैच करना है इस 88.7 को? स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास से, दैट इज 87.6। 87.6 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 88। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। दिस आर दी डोब्राइनर्स ट्राइड एंड सो एज इन दिस केस ब्रोमीन से हमारा कोई काम नहीं है। क्लोरीन एंड आयोडीन का एवरेज निकाला एटॉमिक मासेस का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये हमारे पास आया 81.2, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 79.9, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80। 81 और 80 क्या डिफरेंस है इनमें? एक नंबर का, लेकिन दीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। लिमिटेशंस क्या थी? क्यों नहीं चल सका? डोब्राइनर्स ने जो अपना लॉ दिया था वो आगे क्यों नहीं, फर्दर प्रोसीड क्यों नहीं किया गया? अब देख लेते हैं क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या फेलियर्स थे, इसके डिफेक्ट्स क्या थे। इट फेल्ड टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने जो ट्राइड्स दिए हैं बस वहीं तक दिए थे, सारे एलिमेंट्स के ट्राइड्स नहीं दिए थे। दैट्स व्हाई इनकी ये लिमिटेशन थी एक डोब्राइनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स के ट्राइड्स नहीं दिए थे जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी। डोब्राइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड्स वो बता सके, उन्होंने ज्यादा नहीं दिए, सिर्फ 3 का हमें बताया था कि ये 3 ट्राइड्स है, यानी एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, दूसरे ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, तीसरे ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, और दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्राइड्स। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। तो इसको इतना सक्सेसफुल नहीं माना गया इस क्लासिफिकेशन को डोब्राइनर की। नेक्स्ट आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। ऑक्ट आप पढ़ते होंगे, इसका मतलब है 8। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होते हैं तो ऑक्ट हम कहते हैं ना, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन यूज होता है, इस तरह ऑक्ट जहां भी आ जाए इसका मतलब होगा 8। न्यूलैंड ने क्या कहा था? इन 1866 न्यूलैंड ने बताया, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, अरेंज दी देन नोन एलिमेंट। इस देन नोन एलिमेंट का मतलब होता है जब वो उन्होंने जितना भी उनकी डिस्कवरी थी, जब तक वो थे, उनकी लाइफ में जितने भी एलिमेंट्स थे वो उनके भी होंगे देन नोन एलिमेंट्स, जब तक उनकी लाइफ थी और जब तक उन्होंने डिस्कवरी की वो देन नोन एलिमेंट्स होंगे। इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उन्होंने क्या किया? एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था इस ऑर्डर में रखा एटॉमिक एलिमेंट्स को, यानी
ये एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास सबसे छोटा है। फिर दूसरा एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास बड़ा होगा। तीसरा एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास उससे बड़ा होगा। तो न्यूलैंड ने हमें क्या बताया था? एक तो उन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। दूसरा उन्होंने ये बात बताई थी, यानी उनकी डिस्कवरी इस बात पे थी कि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। किससे स्टार्ट किया उन्होंने? हाइड्रोजन से, और एंड किस पे किया? एलिमेंट थोरियम पे। He found that every eighth element had similar properties of the first, just like the notes of the music octaves। यानी उन्होंने ये फाइंड किया था कि हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से सिमिलर है। कैसे सिमिलर होगा? फर्स्ट एलिमेंट होगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है। 8वां एलिमेंट मैं यहाँ आके बनाती हूँ, दिस इज द 8th एलिमेंट। बीच में आपके आगे 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, और 8 ये है। मैं वो नहीं बना रही 7, मैंने फर्स्ट एंड 8 वाला बनाया, क्योंकि हमें अभी फिलहाल से काम है। आगे एग्जाम्पल दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द 8th एलिमेंट। अब इन्होंने क्या कहा था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है? फर्स्ट एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट से सिमिलर होंगी। यानी 20 वाले एलिमेंट से नहीं, जैसे उन्होंने अरेंज किया, कैसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को? इन दी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब अरेंज करके उन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट से मिलेंगी। इसी तरह नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में देखते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है हमें? When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of every 8th element were similar to that of the first. This is the table and this is the representation के इस लॉ की रिप्रेजेंटेशन ये है। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, दिस इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। These all are placed and rearranged on the basis of increasing atomic masses. इनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, सबसे छोटा। इंक्रीज मतलब कि छोटे से बढ़ना, आगे नंबर आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटे से उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लिथियम का, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं इनके एटॉमिक मासेस। इसी तरह इनको इस बेस पे अरेंज किया गया कि इनके एटॉमिक मास बढ़ रहे हैं। फिर उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, इसकी किससे मैच करेंगी प्रॉपर्टीज? वर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द 8th एलिमेंट, दैट इज फ्लोरीन। तो न्यूलैंड ने कहा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द 8th एलिमेंट, कि इनकी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट से सिमिलर होंगी, मैच करेंगी। 8th एलिमेंट हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से क्या आ रहा है? फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ये इस लॉ के का कहना था। इन्होंने, न्यूलैंड ने ये बोला अपने लॉ में। लिथियम की रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो 8th एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। बेरिलियम के रिस्पेक्ट से देखें तो मैग्नीशियम। कैसे? बेरिलियम इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑक्सीजन फिफ्थ, फ्लोरीन 6, सोडियम 7 एंड मैग्नीशियम इज 8 विद रिस्पेक्ट टू बेरिलियम। तो इन सब की प्रॉपर्टीज किससे मैच करेंगे? हाइड्रोजन की फ्लोरीन से, लिथियम की सोडियम से, बेरिलियम की मैग्नीशियम से। इनको 8th एलिमेंट के उस रिस्पेक्ट से ही रखा गया है। कैसे रखा गया है? यानी फर्स्ट एलिमेंट ये रहा और इसका 8th एलिमेंट इसके नीचे रखा गया। बोरॉन की एल्यूमिनियम से, कार्बन की सिलिकॉन से मैच करती है, नाइट्रोजन की फास्फोरस से, एंड ऑक्सीजन की सल्फर से, एंड सो ऑन। ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। अब आपको बात समझ आई कि ऑक्टेव्स क्यों कह रहे हैं? 8 एलिमेंट्स होंगे। अब 8 एलिमेंट क्यों है? यानी फर्स्ट की प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट से मैच करेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लिमिटेशंस क्या थी? जाहिर है अगर कोई लॉ पेश कर रहा है या कोई भी डिस्कवरी न्यू हो रही है तो उसमें लिमिटेशंस भी होंगी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी लाजमी आएंगे। इनकी पढ़ लेते हैं कि क्या इनकी लिमिटेशंस थी। इट वाज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम तक था इनका, यानी अगर हम इनका लॉ फॉलो करते तो वो पीरियोडिक टेबल में जहां कैल्शियम आ रहा है वहां तक, कैल्शियम तक इनका लॉ एप्लीकेबल होता था। उससे आगे इनका लॉ एप्लीकेबल नहीं था। क्यों? दैट इज
कैल्शियम तक था, दैट इज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट डिडंट पोजेस द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि कैल्शियम के बाद ऐसा नहीं हुआ कि एट्थ एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टीज मैच कर सकें, तो इनका लॉ फेल हो जाता था। न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड। जब न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया तो उन्होंने ये सोचा, उनको ये लगा, उनकी लाइफ तक 56 एलिमेंट्स थे, तो उनको ये लगा कि बस यहीं तक होंगे, और इससे आगे उन्होंने अपना लॉ दे दिया था। इससे आगे के एलिमेंट्स अगर डिस्कवर होते तो उनके लिए वो लॉ उन्होंने नहीं दिया था, और वो दे भी नहीं सकते थे। उनका तो यही मानना था कि फर्स्ट की प्रॉपर्टीज 8 से मैच हो रही हैं, तो उन्होंने अपना ये लॉ दे दिया। अब उनकी लाइफ में तो 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बट लेटर अदर एलिमेंट्स कम टू प्लेस एंड डिडंट फिट इनटू हिज लॉ। लेकिन अब जाहिर सी बात है, हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है, और जब बाद में डिस्कवर हुए जो एलिमेंट्स, वो इस लॉ को फुलफिल नहीं कर रहे थे। उनकी फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम अरेंज इसी तरह करते, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स को अरेंज करते, तो भी, यानी उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से अरेंज करें तो भी फर्स्ट एलिमेंट की 8th एलिमेंट से प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती हैं। तो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। और क्या था? In order to fit elements into his table, he fit elements like cobalt and nickel under the same slot, and that too in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have different properties than these elements. उन्होंने क्या किया? कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप में रख दिया, उस कॉलम में रख दिया, यानी कि जिस कॉलम में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये क्या है? हेलोजेंस हैं ये। इनको, इनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज, और ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटल्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज जाहिर है डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। न्यूलैंड ने क्या किया था? इनको कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रख दिया था, तो इनका ये ड्रॉबैक था, इनके साथ नहीं रखा जा सकता। केमिकल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो या एक दूसरे से काफी हद तक मिलती हो। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता ना, मेटल और नॉन मेटल्स तो नहीं मिल सकते, तो हम कोबाल्ट और निकल को एक साथ नहीं रख सकते, इनका ये ड्रॉबैक था। आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल, आयरन भी एक मेटल है, Fe स्टैंड्स फॉर फेरस या फिर आयरन पढ़ते हैं इसको, विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज वर केप्ट फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। अब आयरन को रखा जाना चाहिए था कोबाल्ट और निकल के साथ, लेकिन कोबाल्ट और निकल के साथ आयरन को नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? वो उन्होंने, न्यूलैंड ने अपना दिया था लॉ, तो उन्होंने आयरन को नहीं रखा। दिस इज ऑल्सो दी। नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आप लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि आप उसको कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्यों कहते हैं मेंडलीव? क्योंकि ये साइंटिस्ट थे मेंडलीव, इन्होंने हमें अरेंज करके दिया था पीरियोडिक टेबल को, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आई मेड द पीरियोडिक टेबल। किसने बनाया था? मेंडलीव ने बनाया था। दिस इज द पीरियोडिक टेबल। इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि मेंडलीव ने ऐसी क्या चीजें की थी, या ऐसी क्या डिस्कवरीज की थी, चेंजेस की थी, जो पहले से पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन हुई थी, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, तो उसमें मेंडलीव ने क्या अपना रोल प्ले किया था, जिसकी बेस पर इस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम पर रखा गया, यानी इन साइंटिस्ट के नाम पर ही पूरे पीरियोडिक टेबल को रख दिया गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।